गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने फिश बायोलॉजी स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो हम फूड और फीडिंग हैबिट पढ़ रहे थे फिशेस की। तो इसमें एक और पॉइंट इसमें आता है सरफेस, मिड एंड बॉटम फीडर, ठीक है। अब नाम से ही क्लियर है, जैसे दास और मोइत्रा, ये जो साइंटिस्ट थे, दास एंड मोइत्रा, इन्होंने 1955-63 के ये, तो इन दास और मोइत्रा ने जो पानी में, जैसे हम कोई भी पानी के अलग अलग निक्स होते हैं, निक्स मतलब एरियाज जहाँ पे वो फिशेस रहती हैं। तो कुछ फिशेस जो होती हैं वो अपना खाना पानी की सरफेस से लेती हैं, मतलब पानी की सतह पर। कुछ फिशेस होती हैं जो बीच में रहती हैं और वहां से अपना फूड लेती हैं। कुछ फिशेस होती हैं जो बिल्कुल तली में रहती हैं पानी में, वहां अपना फूड लेती हैं। तो इस जो अलग अलग निक हैं, सरफेस, मिड और बॉटम, तो इन जगहों पर ये अपना फूड, ये कौन सा फूड होता है, उस बेस पर दास एंड मोइत्रा ने इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया फिशेस को, उनकी फीडिंग हैबिट के अनुसार और निक के अकॉर्डिंग कि वो रह कहाँ रही हैं, सरफेस पर, मिड में या बॉटम में। तो इस बेस पर इन्होंने जो डिवाइड किया था वो पहला था सरफेस फीडर। ये जो सरफेस फीडर्स होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये फिशेस कहाँ होंगी, सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस पर रहने वाली जो फिशेस होती हैं वो जनरली ओमनीवोर या कार्निवोर होती हैं, ठीक है। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था चार्ट अच्छे से लर्न करना, क्योंकि अगर आपको ओमनीवोर फिश का नाम याद है या कार्निवोर फिश के नाम याद हैं तो आपको रटने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। वहां से आपको नाम याद है, आप फटाफट नाम लिख दो कि ये ओमनीवोर है, ये कार्निवोर है। जैसे हमने कहा कतला कतला है, पंक्टियस टीटो है, ठीक है, चंदा नामा है, चंदा रेंगो है, बेरिलियस स्पीशीज हैं। तो ये सब नाम आपको उस चार्ट में मिलेंगे, तो अलग से रटने की जरूरत नहीं है, वो चार्ट में आपको पता रहेगा ओमनीवोर ये है, कार्निवोर ये है, ठीक है। फिर आप आते हो मिड फीडर। मिड फीडर मतलब मध्य में, पानी के बीच में जो अपना फीडिंग लेती हैं, इनको कॉलम फीडर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम फीडर जो रहती हैं ये क्या होंगी, ना तो सरफेस पर ना बॉटम में, ये बीच से अपना फीडिंग लेती हैं। लेबियो रोहिता हो गई, ठीक है, टॉर्टोर, वोलेगो अट्टू, मिस्टीलियस विटालिस, ये जो फिशेज है ये मिड फीडर है। और बॉटम फीडर जो होंगी वो पानी के तले पर होती हैं। तो चाहे मिड फीडर हो या बॉटम फीडर हो, ये जनरली फिशेस जो रहती हैं ये हर्बीवोर भी हो सकती हैं, कार्निवोर भी हो सकती हैं और ओमनीवोर भी हो सकती हैं। तो इनमें आप कोई भी नाम लिख सकते हो इसका, ठीक है। तो इसके बाद इसमें एक पॉइंट है आपका, ये शायद नोट्स में नहीं होगा तो इसको यहीं पर नोट कर लेना। तो सीजनल फ्लक्चुएशन ऑफ फूड। सीजनल फ्लक्चुएशन नाम से ही क्लियर है कि जो खाना है वो ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा मिलना, एक पर्टिकुलर टाइम पे कम मिलना। तो ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जो खाने का हो रहा है ये कहलाता है सीजनल फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे होना। तो कभी फूड ज्यादा मिल रहा है, कभी फूड कम मिल रहा है। तो आपको कार्निवोरस फिशेज में कैसा होता है, ओमनीवोर में क्या होता है, हर्बीवोर में कैसा होता है, ये बताना पड़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन होता है ये फ्रेश वाटर फिशेज और मराइन फिशेज दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसी के कारण, क्योंकि जब खाना अगर ज्यादा मिलेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी, कम मिलेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ये इसके कारण से, इस सीजनल फ्लक्चुएशन ऑफ फूड के कारण ही इट रिजल्ट्स इन सीजनल ग्रोथ, सीजनल ग्रोथ होती है इसी के कारण, ठीक है। जैसे हम हर्बीवोर फिशेस देखते हैं तो शाकाहारी मछलियों में अप्रैल, मई और जून, ठीक है, अप्रैल, मई और जून में काफी मात्रा में इन्हें फूड मिलता है और इनका जो स्टमक होता है वो एल्गल फूड से भरा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि उस समय एल्गी ब्लूम होती है तो एल्गल फूड से भरा हुआ होगा। और यही चीज विंटर में नहीं रहती, तो विंटर में क्या होता है, इनको फूड सप्लाई हर्बीवोर शाकाहारी मछलियों को कम हो जाता है, ठीक है। कार्निवोर जो फिशेज होती हैं वो अप्रैल, जून, सितंबर और अक्टूबर, अप्रैल, जून, सितंबर और अक्टूबर में इनको खाना बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है, गुड मैटर मिलता है इनको फूड का। और जुलाई, अगस्त, दिसंबर में ये टाइम थोड़ा कम होता है जिस समय इनको अपना एनिमल फूड कम मिलता है, ठीक है।
ओमनिवोरस फिशेस के लिए इनको कोई इनका सीजनल हम वेरिएशन फीडिंग का कह ही नहीं सकते, क्योंकि ओमनिवोर मतलब क्या हुआ, सब खा सकती हैं। तो ये इनको अगर एक टाइम पे हर्बीवोर खाना नहीं मिल रहा है, हर्ब्स प्लांट्स नहीं मिल रहे, तो ये एनिमल्स खा लेती हैं। जब एनिमल्स नहीं मिल रहे होते तो ये प्लांट्स खा लेती हैं। तो इनके लिए कोई हम सीजनल इनका सिलेक्शन, सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होता, इनको ऑल्टरनेट इनके लिए प्रेजेंट है पहले ही। ठीक है, तो ये एक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हम कह सकते हैं कि फिशेस में उनके सीजन के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आता है फीडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, तो फीडिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ फीडिंग, मतलब वो कितना खाना खा रहे हैं। ठीक है, वो किस तरीके से उनका खाना खा रहे हैं, या उनका पेट जो है वो कितना भरा हो। किसी समय होता है, जैसे हम ठंड होती है, ठंड में हम क्या होता है, खाना हमारा ज्यादा हम खाते हैं कि हमें दिन भर लगता है कि कुछ ना कुछ खाते रहो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ठीक है, और वही गर्मी में हमें क्या होता है कि खाने की हमें ज्यादा भूख नहीं लगती। तो ये जो है, जिस समय हम किसी एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा खाना खाना या किसी टाइम पे कम खाना खाना, ये फीडिंग इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ फीडिंग कि कितना खाना खा रहे हैं, इसी को फीडिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है फिशेस में फीडिंग इंटेंसिटी को निकालने के लिए। ये फॉर्मूला जो होता है, ये क्या दिखाता है, गैस्ट्रोसोमैटिक इंडेक्स, इसको शॉर्ट में GASI। ठीक है, गैस्ट्रोसोमैटिक इंडेक्स, GA गैस्ट्रो, S फॉर सोमैटिक और इंडेक्स। तो गैस्ट्रो मतलब स्टमक, तो हम अगर हमें खाने का देखना है कि वो फिश कितना खाना खा रही है, तो हमें डिपेंड किस से पता चलेगा, स्टमक से, कि उसका पेट जो है वो कितना भरा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वेट ऑफ द स्टमक कंटेंट, पेट में कितना खाना है, अपॉन वेट ऑफ द फिश, फिश का कितना वेट है। ठीक है, और इनटू 100। तो हम क्या होता है, ये गैस्ट्रोसोमैटिक इंडेक्स को हम पता कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि फिश की जो फीडिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है, तो इसको मतलब फीडिंग की जो डिग्री है वो ये फीडिंग इंडेक्स कहलाएगा। अब ये जो फीडिंग की इंटेंसिटी है, ठीक है, मतलब कितना खाना खाना है, ये सीजन पर डिपेंड करती है। जैसे इनमें जब अंडे देने की प्रोसेस होती है, हम कहते हैं स्पॉनिंग। ठीक है, तो स्पॉनिंग के जस्ट पहले, ठीक है, स्पॉनिंग के जस्ट पहले ये जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो तेज हो जाती है एडल्ट फिशेस में स्पॉनिंग सीजन में। ठीक है, जिस समय स्पॉनिंग सीजन होता है उस समय जिस समय स्पॉनिंग सीजन या अंडे देने वाले होते हैं, उस समय क्या होगा, ये जो फीडिंग इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। और जैसे ही स्पॉनिंग कंप्लीट हो जाती है कि जैसे ही स्पॉनिंग उन्होंने मतलब अंडे दे दिए, उसके बाद ये फीडिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जो स्पॉनिंग है या एग देने की प्रोसेस है, उसके जस्ट पहले ये कम हो जाएगी फीडिंग इंटेंसिटी, और जस्ट बाद ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जिस समय स्पॉनिंग होती है, जो स्पॉनिंग टाइम होता है, उस समय ये काफी कम होती है फीडिंग इंटेंसिटी, क्योंकि इनका जो स्टमक है वो क्या होता है, दबने लगता है, क्योंकि गोनेट्स जो जनन होते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, भूख कम लगेगी। ठीक है, तो जो स्पॉनिंग के समय स्टमक जो जिस समय एग देने वाले होते हैं, या तो स्टमक खाली होता है या सिर्फ 1/4 ही भरा हुआ होता है, क्योंकि वो स्पेस जो होती है वो गोनेट्स जो बढ़ रहे होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। तो पेट भरे हुए की प्रोसेस वो उसको फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये जो हम कहते हैं इस टाइम GASI गैस्ट्रोसोमैटिक इंडेक्स जो है, ये स्पॉनिंग के बाद तेज हो जाता है क्योंकि फीडिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्पॉनिंग के पहले या ब्रीडिंग सीजन में जिस समय इनमें ब्रीडिंग हो रही होती है, GASI कम होता है। ठीक है, तो ये जो है ये फीडिंग इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी कि स्पॉनिंग या ब्रीडिंग सीजन है या नहीं है।
तो उसके बेस पर ये मैक्सिमम मतलब ब्रीडिंग या ब्रीडिंग के बाद ये कम, स्पॉनिंग के बाद तेज हो जाती है, स्पॉनिंग के समय बहुत कम रहती है और उसके जस्ट स्पॉनिंग के पहले ये भी कम रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका फीडिंग इंटेंसिटी। ठीक है, फिर इसमें आते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी है फिश की, क्योंकि अभी हमने फूड और फीडिंग हैबिट पढ़ ली, फीडिंग इंटेंसिटी देख ली, अलग अलग कैसी फिशेस का एरिया होते हैं पानी में, वो कैसे फीड करते हैं। तो अब जो है, क्योंकि फीडिंग आप बिना उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को समझे नहीं कर सकते, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनका किससे बनता है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलके बनता है, पाचन ग्रंथियां। ठीक है, अब ये जैसा कि हमें पता है कि फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, तो जैसे जैसे फिशेस से हम मैमल्स की तरफ बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता बढ़ती जाती है एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल अगर ध्यान हो तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वही फिशेस का देखो एलिमेंट्री कैनाल सिंपल ट्यूब लाइक। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें वेरिफिकेशन नहीं होते, जबकि हमारे में कई देखो इंटेस्टाइन ही कितनी लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्टमक का भी पार्ट अलग, ईसोफेगस हो रहा है, तो काफी डिफरेंस इसमें अगर ध्यान हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे काफी डिफरेंट है। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकी सिंपल टाइप की होती है। पर क्या होता है, जैसे हमने बताया हर्बीवोर फिशेस होती हैं, ओमनीवोर होती हैं, कार्निवोर हैं, प्लैंकटन ईटर हैं, तो जैसा खाना खाती हैं उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में इनमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर की एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम आहार नाल या इसी एलिमेंट्री कैनाल को गट भी कहते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल या गट जो होती है ये हम पढ़ रहे हैं क्लैरियस बैट्रैकस। एक फिश होती है क्लैरियस बैट्रैकस, जिसमें आगे की तरफ ऐसे लंबे लंबे से बार्बल्स निकले हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब मूंछ जैसा समझ लो। तो क्लैरियस बैट्रैकस में हम एलिमेंट्री कैनाल उसकी पढ़ रहे हैं। फिर जब हम एलिमेंट्री कैनाल के रूपांतरण पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, एडेप्टेशन पढ़ेंगे, तो हम चेंजेस अलग अलग के देखेंगे। ठीक है, तो हम एक बेसिक अभी क्लैरियस बैट्रैकस चल रहे हैं जो एक टीलियोस्ट फिश है। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन, ये हम अगर क्लैरियस बैट्रैकस की देखते हैं तो इनका सिंपल एलिमेंट्री कैनाल है। देखो पहले इनका माउथ होगा, माउथ किस में खुलेगा, बकल कैविटी, मुख गुहिका। ठीक है, फिर वो खुलेगी। अब उस मुख गुहिका में आगे की तरफ फेरिंग्स, गुलेट, सुपीरियर एंड इंफीरियर फेरिंजियल टीथ्स, मैक्सिलरी, वोमेराइन एंड मैंडिबुलर टीथ। फिर मतलब सिंपल हम कहते हैं ना, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, पाइलोरस, इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये तो क्या है, फेरिंग्स के ही पोर्शन है। और ये इस जस्ट क्या करेंगे, जो खाने को बकल कैविटी वाला पार्ट हम समझ लें, तो वो ये सब में गुलेट, सुपीरियर, इंफीरियर फेरिंजियल टीथ्स, मतलब टीथ्स हो गए, दांत होते हैं इनके, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अदरवाइज सिंपल टाइप की एलिमेंट्री कैनाल है। माउथ देखो ये छोटी सी ईसोफेगस होती है, स्टमक इनका ऐसा बैग लाइक, सैक लाइक, थैले जैसा होता है, जो आगे पीछे से तो नैरो और बीच में से चौड़ा होता है। ठीक है, और इनके अंदर ऐसे फोल्ड्स होते हैं स्टमक में। ठीक है, इस टाइप से फोल्ड्स होते हैं। और ये हो गई स्टमक के बाद आ गई इंटेस्टाइन, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और यहाँ जो ये जहाँ स्टमक और इंटेस्टाइन मिलते हैं ये पोर्शन पाइलोरस, ये वाला। ठीक है, जहाँ मिलेंगे छोटा सा ये पाइलोरस होता है। और इंटेस्टाइन ये सिंपल टाइप की, और आगे जाके थोड़ी चौड़ी हो जाती है रेक्टम, और ये एनस। ठीक है, तो अब हम अगर इनका एक एक पार्ट देखें क्लैरियस बैट्रैकस का, तो इनका जो माउथ होता है, मुख। ठीक है, अब ये देखो, ये अब पहले इसका थोड़ा बता देती हूँ, फिर डायग्राम से इसको बता दूंगी। जैसे माउथ होता है तो इनमें क्या होता है, आगे स्नाउट,
ये देखो थोड़ा सा स्नाउट थूथन सा ये निकला हुआ होता है, और एक ट्रांसवर्स क्लेफ्ट के रूप में इनका माउथ होता है, ठीक है। और ये जो माउथ है वो बकोफेरेंजियल कैविटी में खुलता है, बकोफेरेंजियल कैविटी में ही ये सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बकोफेरेंजियल कैविटी में, और इनके माउथ के ऊपर 4 बार्बल्स होते हैं, BARBELS। ये जो बार्बल्स हैं, जैसे मैंने बताया ना मूंछ जैसे दिखते हैं, तो ये जो बार्बल्स होते हैं ये इनको भोजन को खोजने में, फूड सर्चिंग और फूड में ये मदद करते हैं, ठीक है। और इनके बकल कैविटी में ये देखो, ये माउथ हो गया, माउथ के ऊपर और नीचे दांत होते हैं। ये जो ऊपर के दांत होते हैं अपर लिप में, वो मैक्सिलरी और वोमेराइन टीथ। अब देखो टीथ जो हैं, जो आगे की तरफ है इनके मुंह में, वो मैक्सिलरी, वोमेराइन, मैंडिबुलर टीथ। अब ये मैंडिबुलर टीथ तो नीचे लोअर लिप पर हो गए, और अपर लिप के पीछे ये दोनों टीथ हो गए, मैक्सिलरी और वोमेराइन, ठीक है। अपर लिप के पीछे 2 टीथ हो गए, कौन से, मैक्सिलरी और वोमेराइन, और लोअर लिप के पीछे मैंडिबुलर टीथ हो गए, ठीक है। इसके बाद जो पोर्शन होता है वो है फेरिंग्स। हमने कहा ना बकोफेरेंजियल रीजन, बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स, वो मिला के बकोफेरेंजियल रीजन होता है, क्योंकि इसमें आप बकल कैविटी और फेरिंग्स को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम अपना बता सकते हैं कि हमारी बकल कैविटी है फिर फेरिंग्स है, पर इनमें इस टाइप से सेपरेट नहीं होता है। तो जो इनकी फेरिंग्स होती है, ये बकोफेरेंजियल कैविटी हो गई, और ये जो पोर्शन है ये फेरिंग्स जो होती है उसमें क्या होते हैं, 4 गिल स्लिट्स कट, वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्योंकि फिश है तो इनमें गिल्स होंगे। तो ये 4 गिल स्लिट्स, 4 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो गिल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये देखो इस टाइप से, एक लेमिली लंबा और एक छोटा, और ऊपर इसमें गिल रैकर्स, ठीक है। ये देखो ये 4 गिल्स हो गए, 1 2 3 4 पेयर गिल्स, और आगे की तरफ गिल रैकर होता है। ये गिल रैकर तीखे, पॉइंटेड, हार्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, जब फूड अंदर आ जाता है फेरिंग्स में तो उसको वापस बाहर नहीं आने देते, ठीक है। तो ये जो गिल रैकर हैं, जो पानी की धारा के साथ फूड अंदर आया उसको वापस नहीं जाने देंगे, ठीक है। और इसमें गिल्स में एक अपर लिम, लोअर लिम, ठीक है, आगे की तरफ गिल रैकर और पीछे की तरफ गिल लैमिली होता है, ठीक है। आगे की तरफ गिल रैकर, पीछे की तरफ गिल लैमिली, ये प्रेजेंट होगा। इसी के जस्ट बाद गिल रैकर के पीछे एक ओपनिंग होती है, छिद्र होता है, वो कहलाता है गुलेट, ठीक है। और ये जो गुलेट होता है इसके ऊपर एक पेशीय स्फिंक्टर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर, वो खाने को अंदर तो जाने देता है पर वापस लौटने नहीं देता, तो गुलेट है। और इसी के पीछे देखो, अब यहाँ तो आगे दांत है ही, यहाँ पर एक और दांत का सेट होता है, सुप्राफेरेंजियल टीथ और इंफीरियर फेरेंजियल टीथ, ठीक है। फेरिंग्स में और दांत होते हैं, वो खाने को बाहर आने से और रोकते हैं, ये कहलाते हैं ये देखो सुपीरियर एंड इंफीरियर फेरेंजियल टीथ, नाम से क्लियर है। फेरिंग्स में जो टीथ होते हैं तो ऊपर की तरफ हो गए, ये देखो ये ईसोफेगस है, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के आगे की तरफ ऊपर सुप्राफेरेंजियल टीथ होते हैं, और ईसोफेगस में नीचे की तरफ इंफीरियर फेरेंजियल टीथ होते हैं। और ये दोनों ही टीथ जो होते हैं, जैसे कोई बड़ी मछली है जो इनके अंदर आई है, तो ये एक बार गुलेट से अगर फूड अंदर आ गया तो ये जो अंदर के ये जो टीथ होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर फेरेंजियल टीथ, ये दांत उसको बाहर नहीं आने देते गुलेट से, ठीक है। तो ये जो है बाहर आने से रोकते हैं, ठीक है। और इनका जो मैक्सिलरी और ये जो टीथ होते हैं ये उसको काटने में हेल्प करते हैं। ईसोफेगस गुलेट से, मतलब क्योंकि गुलेट जो बताया हमने ओपनिंग, उसके जस्ट बाद ईसोफेगस से स्टार्ट होती है, ट्यूब्यूलर होती है, छोटी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी ईसोफेगस के जस्ट पीछे स्टमक होता है, आमाशय, ठीक है। और इसी आमाशय को हमने जैसे बताया सैक लाइक थैले जैसा होगा, और इसके इस आमाशय के अंदर
और इसका जो लास्ट सिरा जो रहेगा वो कहाँ खुलेगा, इंटेस्टाइन में। और पाइलोरस क्या था, स्टमक और इंटेस्टाइन जहाँ फ्यूज होते हैं वो पाइलोरस हो गया। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन का बीच का कंस्ट्रिक्शन या संकीर्णन। इसके बाद आती है एक इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन क्या होती है, थोड़ी लंबी होती है। तो इसके 3 पोर्शन हो गए। पहला पार्ट जो आगे का है, मिड का पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। तो जो पहला पार्ट है वो थोड़ा चौड़ा होगा और उसकी जो वॉल होगी वो मोटी होगी। ठीक है, और जो मिडिल पार्ट है वो पतला होता है और जो लास्ट पार्ट है वो चौड़ा होगा, रेक्टम फॉर्म करता है। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो चौड़ा ड्यूोडेनम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन की, जैसे हमने बताया ना फोल्ड होते हैं, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली फोल्डेड रहती है। ठीक है, ईसोफेगस में आके ये फोल्ड्स जो होते हैं बहुत पतले रह जाते हैं क्योंकि ईसोफेगस थोड़ी पतली जगह होती है। और इंटेस्टाइन में आके ये जो फोल्ड्स हैं लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, ये जिगजैग फैशन में हो जाते हैं। जिगजैग मतलब इस टाइप से। ठीक है, जिगजैग फैशन में हो जाते हैं और फिर इंटेस्टाइन के पीछे आते आते वापस लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, मतलब एक तरीके से ईसोफेगस से लेकर इंटेस्टाइन के एंड तक ये म्यूकस मेम्ब्रेन के इनमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइन के फोल्ड्स पता ही है कि इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का कार्य करते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन में विलाईज होती हैं तो वैसे ही इनके अंदर भी फोल्ड्स होते हैं, इनके स्टमक में भी फोल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, थैंक यू।